नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधायक टी राजा सिंह को संप्रदाय विशेष के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों के कारण पार्टी से निलंबित किया। सरकार ने मार्च में दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने के मामले में 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश में अगले 7 से 10 वर्ष में विमान यात्रियों की संख्या 40 करोड़ हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के 2 गुटों के बीच विवाद के मामले को संविधान पीठ को सौंपा। मध्य प्रदेश में तेज वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। राजस्थान में कोटा के आसपास के क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति। चीन ने कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 वर्ष से वापसी का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों को फिर से वीजा जारी करने की घोषणा की। डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इंडियन एयरफोर्स को 4-0 से और ओडिशा फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को 2-0 से पराजित किया। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले के मुल्लांपुर में चिकित्सा प्रतिष्ठान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुबह वे फरीदाबाद के सेक्टर 88 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। माता अमृतानंदमयी अम्मा द्वारा स्थापित यह अस्पताल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक अस्पताल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस अस्पताल के खुलने से न केवल राज्य के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री पंजाब के मुल्लांपुर में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर भारत के लोगों को कैंसर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बिस्तरों वाला होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राज्य में कैंसर के प्रभावी उपचार को बढ़ावा देगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश में खासकर युवाओं में नवोन्मेष की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद नवाचार, समस्या समाधान और आउट ऑफ द बॉक्स सोच की संस्कृति को विकसित करना है। ग्रैंड फिनाले के 5वें संस्करण में 15,000 से ज्यादा छात्र और 2,500 से ज्यादा मेंटर्स हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधायक टी राजा सिंह को विवादास्पद टिप्पणियों के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया है। भाजपा का कहना है कि विभिन्न मुद्दों पर उनके कुछ बयान पार्टी की विचारधारा के विपरीत हैं और पार्टी संविधान का उल्लंघन करते हैं। पार्टी की केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति ने उन्हें 10 दिन के भीतर आरोपों का जवाब देने को कहा है। आज एक धर्म विशेष के विरुद्ध टिप्पणियां करने का मामला भी उन पर दर्ज किया गया। इस बीच तेलंगाना में भाजपा विधायक राजा सिंह को पुलिस ने हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक वीडियो पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद बी संजय कुमार को भी हिरासत में ले लिया है। संजय कुमार को हैदराबाद में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद गिरफ्तार किया गया। श्री कुमार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े कथित शराब घोटाले में
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की कथित संलिप्तता को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संजय कुमार की गिरफ्तारी की निंदा की है। श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि तेलंगाना की राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों से भ्रष्ट और परिवार आधारित शासन के विरुद्ध मिल रहे समर्थन को देखकर चिंतित है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में विमानन क्षेत्र में हवाई अड्डों और विमानों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 लाख हो गई है, जो कोरोना महामारी से पहले के स्तर के बराबर है। उन्होंने कहा कि विमान और वातानुकूलित रेलवे से यात्रा करने वालों की संख्या अब लगभग बराबर हो गई है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से पहले घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 14 करोड़ 40 लाख और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 6 करोड़ थी। कुल मिलाकर ये संख्या 20 करोड़ से अधिक थी। उन्होंने कहा कि अगले 7 से 10 वर्ष के दौरान ये संख्या 40 करोड़ को पार कर जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आकाशा एयरलाइंस की शुरुआत और जेट एयरवेज में सुधार के बाद विमानन क्षेत्र में इस वित्त वर्ष में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज फिक्की सभागार में सड़क और राजमार्ग पर तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वर्ष 2024 के अंत तक इसका विस्तार कर इसे 2 लाख किलोमीटर लंबा बनाना है। उन्होंने बताया कि इस समय 90% यात्रियों का आवागमन और 80% माल की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के प्रमुख कार्यक्रम और सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए बजट में वृद्धि का भी उल्लेख किया। The flagship program, which is very important, that is Bharat Mala Pariyojana. The total NH constructed in last 8 years is 78,000 kilometers. The total capital investment of rupees 15 lakh crore for a length of 43,000 kilometers in both the phases of Bharat Mala. This is the approximately, but my estimate is it will go up to 20 lakh crores. So there is a huge opportunity for investment. In budget 22-23, our NH network will be extended by 25,000 kilometers. This was declaration from the finance minister, and we want to take it up to 2 lakh kilometers. So before 24, end of 24, it will be 2 lakh kilometers. माल को पहुंचाने की लागत 16% से घटाकर 10% करने के बारे में जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इसके लिए हमें जल मार्ग, रेलवे, सड़क और विमानन के एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने के विकल्प के तौर पर एलएनजी और एथेनॉल, मेथेनॉल और हाइड्रोजन के उपयोग पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान जैव अपशिष्ट और पराली से एथेनॉल का उत्पादन कर ऊर्जादाता बन सकते हैं। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 वर्ष में धातु और खनन उद्योग के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए उद्योगों के साथ परामर्श कर पहल की है। 46 commercial coal blocks have been auctioned and some of them have started the production, and this year we will end up with at least between 5 to 10 million ton production. We will get it from the commercial coal mining, which is a very good achievement, and by 2030 I think with at least 70-80 million tons of through commercial coal mining we will get the coal, and that is a very big achievement. श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खनिज और धातु उद्योग महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। सरकार ने पाकिस्तान पर गलती से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़े जाने के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि इस साल 9 मार्च को ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ा जाना एक दुर्घटना थी। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने इस मामले में तथ्यों का पता लगाने और इस बारे में जिम्मेदारी तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की। जांच के दौरान 3 अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया से विचलित पाया गया और उन्हें इस दुर्घटना के मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया और उनकी सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं।
प्रवर्तन निदेशालय ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के निदेशक और कर्मचारी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि जांच के दौरान टीम ने पाया कि कंपनी के निदेशकों द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर फर्जी इकाइयां बनाई गई। आरोपी फर्जी कंपनी के जरिए बिक्री और खरीद का दिखावटी लेन देन कर रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में श्री ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन आज वे सलाखों के पीछे हैं। गुजरात में मादक द्रव्यों पर राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जबकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन आज तक वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति का उल्लंघन करने पर उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों पर आबकारी विभाग के नोटिस पर कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि आबकारी नीति में कहा गया है कि निर्माता, खुदरा विक्रेता और वितरक अलग अलग होने चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधायक टी राजा सिंह को एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों की वजह से पार्टी से निलंबित कर दिया है। सरकार ने मार्च में दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने के मामले में 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में अगले 7 से 10 वर्षों में विमान यात्रियों की संख्या 40 करोड़ हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के 2 गुटों के बीच विवाद के मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। राजस्थान में कोटा के आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति। चीन ने कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 साल से वापसी का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों को फिर से वीजा जारी करने की घोषणा की है। और ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इंडियन एयरफोर्स को 4-0 से और ओडिशा फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को 2-0 से हरा दिया है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा भारतीय नौसेना ने आज सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण किया। इसे ओडिशा के चांदीपुर तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से छोड़ा गया। मिसाइल का निर्माण और विकास डीआरडीओ ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसका परीक्षण भारतीय नौसेना के एक पोत से मानव रहित हाई स्पीड हवाई लक्ष्य भेदने के लिए किया गया ताकि इसकी वर्टिकल प्रक्षेपण क्षमता प्रदर्शित की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और संबंधित टीमों को सफल परीक्षण पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने कहा कि इस परीक्षण से हथियार प्रणाली की मारक क्षमता सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि वे समुद्री उतार चढ़ाव के दौरान लक्ष्य भेदने सहित कम दूरी से मार करने की भारतीय नौसेना की क्षमता में और बढ़ोतरी करेंगे ताकि वह विभिन्न आकाशीय लक्ष्यों को भेद सके। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच विवाद के समाधान के लिए ये मामला 5 सदस्यों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। पीठ इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अधिकारों का मुद्दा तय करना बेहद महत्वपूर्ण है। स्वयं इन अधिकारियों को अयोग्य घोषित करने के मामले में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी निर्देश दिया कि वो बृहस्पतिवार तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे की उस अपील पर कोई कार्रवाई न करे जिसमें उन्होंने अपने गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने और तीर कमान का चुनाव चिन्ह प्रदान करने की मांग की है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के अध्यक्ष के विरुद्ध दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया है। श्री सिन्हा ने कहा है कि ये नोटिस संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। राज्य विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र कल बुलाया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार कल विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। इसे 243 सदस्यों की विधानसभा में एक निर्दलीय सहित 164 विधायकों का समर्थन हासिल है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। वहीं राजगढ़ जिले में 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को ठहराया गया है। प्रशासन द्वारा काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी के जलस्तर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव अभियान में निरंतर लगी हुई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में कोटा संभाग में लगातार तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आज कोटा संभाग में बारिश में कुछ कमी आई, लेकिन कई गांव अब भी जलमग्न हैं। कई क्षेत्रों में सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है और कई गांवों से संपर्क टूट गया है। एक रिपोर्ट। कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। संभाग की सभी नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों की बस्तियां जलमग्न हैं। सैकड़ों घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी भर गया है। बारा झालावाड़ मेगा हाईवे पर यातायात ठप हो गया। बारा जिले के एक गांव में पानी में फंसे 10 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। झालावाड़ जिला प्रशासन ने विद्यालयों में 26 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश के कारण चंबल नदी पर बने राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते कोटा के अलावा करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में भी चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा सिविल डिफेंस की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल नई दिल्ली में आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ करेंगे।
ये स्वतंत्रता संग्राम के नायकों पर ऑनलाइन गेम्स की श्रृंखला है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से देश भर के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के रूप में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा का वर्णन करता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपके लिए भारत के उन प्रधानमंत्रियों की जानकारी लाए हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 14 जनवरी 1980 तक देश की सेवा की। प्रधानमंत्री भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। वर्ष 1947 से अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश की सेवा की। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that in the office of Minister, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will do right to all manner of people after the laws and usages of India without fear or favor. श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 11 जनवरी 1966 तक कार्य किया। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें, एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। श्री गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और उसके बाद 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे 24 मार्च 1977 तक और फिर 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. श्री मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वे 28 जुलाई 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तभी ही हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। वो वादा हम 1 महीने में ही पूरा कर सके हैं। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल रहे करी देश में, इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकती है। आज नहीं कल नहीं परसों दुनिया इसी नतीजे पर पहुंचेगी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें।
आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। चीन ने कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 साल से वापसी का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों को फिर से वीजा जारी करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में चीन के दूतावास ने कहा है कि अद्यतन आवंटन प्रक्रिया कल से प्रभावी हो जाएगी, जो छात्रों, व्यापारियों और चीन में रह रहे परिवारों समेत भारतीय यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होगी। हालांकि पर्यटक वीजा की अनुमति अभी नहीं दी गई है। भारत ने चीन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के इच्छुक विद्यार्थियों की सूची चीन को सौंपी थी। भारत और चीन सीधी विमान सेवा को फिर से बहाल करने पर भी विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पैरागुआ की सरकारी यात्रा के दौरान राजधानी एसुनसियोन में नवनिर्मित भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये भारत और पैराग्वे के बीच सुदृढ़ आपसी संबंधों और लंबे समय से जारी बहुपक्षीय सहयोग का प्रतीक है। इससे पहले विदेश मंत्री ने एसुनसियोन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री जूलियो सीजर एरियोला के साथ भी बैठक की। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार, वाणिज्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल, परंपरागत औषधियां और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और पैराग्वे ने हाल ही में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। किसी भारतीय विदेश मंत्री की पैराग्वे की ये पहली यात्रा है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.44% की तेजी से 257 अंक बढ़कर 59,031 पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.5% की वृद्धि से 87 अंक बढ़कर 17,578 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और वह 79 रुपये 87 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 51,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कोलकाता में ग्रुप ए में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इंडियन एयरफोर्स को 4-0 से हरा दिया है। ग्रुप में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इंडियन एयरफोर्स की टीम है 5वें स्थान पर। इससे पहले आज एक अन्य मैच में ग्रुप डी में गुवाहाटी में ओडिशा फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को 2-0 से पराजित किया। ग्रुप में ओडिशा पहले और केरला चौथे स्थान पर है। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सायना नेहवाल महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पहले दौर में सायना ने चीन की एंगेन यी च्यूंग को पराजित किया, जबकि दूसरे दौर में सायना को जापान की नोमी ओकुहारा से खेलना था, लेकिन ओकुहारा के चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ। सिंगल्स में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नारकोटा और खांकड़ा के बीच बन रही रेल सुरंग का काम आज पूरा हो गया है। सुरंग के निर्माण के लिए 400 से अधिक इंजीनियरों और विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। सुरंग की लंबाई है करीब 1 किलोमीटर 900 मीटर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी 4 धाम रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधायक टी राजा सिंह को संप्रदाय विशेष के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों के कारण पार्टी से निलंबित किया। सरकार ने मार्च में दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने के मामले में 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश में अगले 7 से 10 वर्ष में विमान यात्रियों की संख्या 40 करोड़ हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के 2 गुटों के बीच विवाद के मामले को संविधान पीठ को सौंपा। मध्य प्रदेश में तेज वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। राजस्थान में कोटा के आसपास के क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति। चीन ने कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 वर्ष से वापसी का इंतजार कर
कर रहे भारतीय छात्रों को फिर से वीजा जारी करने की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।